हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। आज अपन देखते हैं क्लास 12 का महाराष्ट्र बोर्ड का पेपर डिस्कशन करते हैं। कल जो पेपर हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, ओके ना। तो पेपर देखो, मेन बात ये है कि जो कल का पेपर था ऑलमोस्ट पूरा टेक्स्ट बुक से था। महाराष्ट्र बोर्ड मतलब मोस्टली टेक्स्ट बुक से ही आता है और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि आउट ऑफ पोर्शन हो, वैसा कोई भी नहीं था। और सबसे सब मैंने पहले ही बताया था कि भाई टेक्स्ट बुक के हर एग्जाम्पल करो। मुझे लगता है कि 60 to 70% क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम्पल से थे। टेक्स्ट बुक के जो स्टूडेंट पहले से ही देख लो बेटा, अभी भी जो बंदे 12th में पढ़ रहे जा रहे हैं उनको पहले ही बता रहा हूं कि टेक्स्ट बुक का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए विथ एग्जांपल। मिसलेनियस नहीं किए तो भी चलता एक बार का, बट एमसीक्यू सॉरी एग्जांपल जो होते हैं ना वो पूरे कर लेना। अगर आप एग्जांपल करते हो ना 100% आपका पेपर 99% कवर हो जाएगा, मतलब एकदम आप खुद से सॉल्व करोगे। इसलिए मैं बोलता है कि हर चैप्टर के एग्जाम्पल कंपलसरी करना चाहिए और एमसीक्यू जो होते हैं वो मिसलेनियस के कंपलसरी, क्योंकि स्टैंडर्ड क्वेश्चंस उतरते जो भी एमसीक्यू होते वो टेक्स्ट बुक से ही आते, टेक्स्ट बुक के बाहर से नहीं आते। ओके, जो भी एमसीक्यू आए टेक्स्ट बुक के पीछे से, जो भी मिसलेनियस है उसमें से ही एमसीक्यू आए। और क्वेश्चन ऐसा एक भी क्वेश्चन डिफिकल्टी नहीं था जिसमें ऐसा कुछ भयानक था, कुछ भी नहीं था। आप समझ लो बहुत सारे बच्चे क्या करते, एक महीना पढ़ाई चालू करते, इतनी मेहनत करते और थोड़ा सा पेपर इधर उधर हो जाता, उनको लगता कि यार ऐसे कैसे मैंने इतनी मेहनत की है तो भी मेरा पेपर अच्छा नहीं है। भाई वैसा नहीं होता है, ठीक है। आखिरी में पढ़ना पहले से पढ़ने में बहुत फर्क रहता, समझ में आया ना। अगर पहले से पढ़ाई आप करते हो तो प्रॉपर वे में चलता है और आपका जो प्रैक्टिस होता है रेगुलर होता है। अब एक दिन में, मतलब जैसे कल 2-3 दिन में पेपर है, अभी से मैंने दिन रात बैठे तो वैसा पॉसिबल नहीं होगा, उतनी प्रैक्टिस नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स करते हो। आपको लगता है मेरा आंसर बरोबर है, बट बहुत बार आप क्या करते हो, घाई घाई में आंसर गलत करते हो। ओके, उसको प्रैक्टिस नहीं बोली जाती, वैसा नहीं होता है। प्रिपरेशन कभी भी फुल स्टार्टिंग से अगर करते हो तो आखिरी में तकलीफ नहीं होती, ठीक है ना। अब कल पेपर बोले तो आज ही आप 2-3 दिन पहले लिखे बैठे हैं, दिन रात बैठे तो पॉसिबल नहीं होता वैसा, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे उनको लगता है कि हमने इतनी मेहनत की एक महीने से और हमारे को मार्क्स कम क्यों आए। ऐसे मार्क्स कम आए और हमारा पेपर इतना अच्छा गया तो भी मार्क्स कम आए, क्या होता है, कुछ मिस्टेक्स करते हो, कैलकुलेशन पार्ट में गड़बड़ होती है, कहीं ना कहीं आप गड़बड़ करते हो उसकी वजह से, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं रहती ना आप लोग। मतलब एक महीने की प्रैक्टिस में क्या होता है, पॉसिबल नहीं। एक साल जो लोग पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट होते हैं एक साल से पढ़ाई कर रहे हैं, उनका क्या रहता है, एक साल से जब पढ़ाई करते हो तो क्या होता है, हर चीज आपको प्रॉपर पता लगती है, 1-2 बार आपका रिवीजन होता है। आखिरी में 1-2 महीने, 15-20 दिन पढ़ के ऐसा नहीं कि मुझे 90 एक्सपेक्टेशन, वैसा कभी नहीं होता। ओके, किसी के साथ होता होगा तो भी कोई नो प्रॉब्लम, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता मुझे लगता है, क्योंकि मैथ्स का पेपर जो होता है पहले से प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। एवरी चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो परफेक्ट करनी चाहिए, तभी आपको एग्जाम में गलत नहीं होता। जैसे आप समझ लो 4 मार्क का क्वेश्चन है, अगर आप एक महीना पहले से करते हो तो प्रैक्टिस अगर नहीं करते हो, आ गया बोल के लिख देते हो, बट मार्क्स बरोबर नहीं पड़ते, क्योंकि कुछ ना कुछ फॉर्मूला मिस करते हो, आंसर मिस होता है, ऐसे बहुत चीजें होती है, ठीक है। तो कभी भी याद रखना बेटा, जो स्टूडेंट अभी क्लास 12th में आ रहे हैं, ये जो पेपर है आपका पेपर का मॉडल, मतलब मैंने 2-3 साल से अभी देख रहा हूं ना, जो अभी कोरोना के बाद का भी बैच के था वो भी पेपर इजी रहता है, क्योंकि मैथ्स का पेपर जो होता है स्टैंडर्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं जो टेक्स्ट बुक से होते हैं, और वो भी एग्जाम्पल कभी नहीं छोड़ना, एग्जाम्पल कंपलसरी करना। और टेक्स्ट बुक के पीछे के जो मिसलेनियस एमसीक्यू है वो एमसीक्यू की हो तो आपका 8 एमसीक्यू कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो अपन कुछ डिस्कशन करते बेटा आज पेपर के बारे में, जिसमें मैंने पेपर कुछ देखा है उसके ऑप्शन चेक कर लेते, ऑप्शंस आंसर सब देख लेते, थोड़ा सा पेपर डिस्कशन देखते कि कौन से आंसर्स कितने आपने किए, ठीक है ना। तो सबसे पहला देखो बेटा, सेक्शन ए में एमसीक्यू देख लो बेटा, आपके आंसर्स वेरीफाई कर सकते हैं आप, क्योंकि आपको पता लगता है कि हमारे आंसर सही या गलत है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि पेपर डिस्कशन करना ये आपके लिए नहीं, कि एक बार पेपर अगर सॉल्व करते हो तो आगे जो 12th में स्टूडेंट है जाने वाले हैं उनको भी क्लियर होता है कि लास्ट ईयर कौन सा पूछा था, ओके। और आपके भी आंसर्स वेरीफाई हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बेटा मेन बात क्या है, सेक्शन ए में फर्स्ट वाला देखो बेटा बी ऑप्शन है, फर्स्ट क्वेश्चन में बी ऑप्शन, सेकंड क्वेश्चन भी क्या है बेटा अपने पास बी है, और थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन भी क्या है बेटा सी, और फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन है ए, और फिफ्थ क्वेश्चन का ऑप्शन है डी, और सिक्स्थ क्वेश्चन का ऑप्शन है ए, और सेवेंथ क्वेश्चन का ऑप्शन है सिक्स्थ, फिफ्थ सिक्स्थ, और उसके बाद आएगा बेटा सेवेंथ, इसका भी ए ही है, और एथ क्वेश्चन का ऑप्शन भी ए है, कंटिन्यूसली ए है, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो बेटा 1-1 मार्क के एमसीक्यू है 2-2 मार्क्स के, बस आपको ऑप्शन टिक करे तो 2 मार्क मिलते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन बी है, दूसरा भी बी है, तीसरा सी है, चौथा ए है, पांचवा डी है, छठवा ए है, सातवां ए और आठवां बी है, ठीक है ना। ये हो गया बेटा सेक्शन ए का फर्स्ट बिट, जिसमें एमसीक्यू बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये एमसीक्यू के आंसर से आप वेरीफाई कर लो और कंफर्म कर लो आपके आंसर सही या गलत। फिर सेकंड क्वेश्चन देख लो बेटा, वेरी शॉर्ट आंसर्स, वेरी शॉर्ट आंसर्स, ओके। तो वेरी शॉर्ट आंसर्स में देखो बेटा क्या दिया गया है, वेरी शॉर्ट आंसर में सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वेरी शॉर्ट में,
आपके पास जो पहला क्वेश्चन बोला गया है वेरी शॉर्ट में, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या बोला गया बेटा, एक सेकेंड, क्वेश्चन लिखा नहीं मैंने, सॉल्व किया बस क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, 1 मार्क क्वेश्चन बेटा ये, ओके। और वेरी सिंपल, इसके आंसर्स देख लेना बेटा। पहला वाला क्या बोला, राइट द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। जॉइंट इक्वेशन कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एकदम सिंपल, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू कितना बेटा 0, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आता है बेटा, जॉइंट इक्वेशन मतलब xy इक्वल टू 0, ये हो गया बेटा फर्स्ट क्वेश्चन उसमें का, ठीक है। अब उसमें सब क्वेश्चन 2 देख लो बेटा, सेकंड क्वेश्चन में सब क्वेश्चन 2 जो है क्या बोला गया बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ c बोला, ओके। और मॉड cu वेक्टर इज इक्वल टू क्या बोल रहा है बेटा 3। तो c इज इक्वल मॉड c मतलब मॉड u की वैल्यू देके रखी बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, u दिया बेटा i प्लस j प्लस k, i प्लस 2j मतलब 4, 3j मतलब 9 इज इक्वल कितना 3। तो c इज इक्वल कितना बेटा अंडर रूट 14 इज इक्वल टू 3, और c की वैल्यू देखो बेटा एकदम सिंपल 3 अपॉन अंडर रूट 14, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेना बेटा, उसी में क्वेश्चन नंबर 3 सब क्वेश्चन, ओके। राइट द cot x, इंटीग्रेशन ऑफ cot x का बताना है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ cot x। इंटीग्रेशन ऑफ cot x क्या है बेटा, वेरी सिंपल बेटा, log mod sin x प्लस c। एकदम सिंपल वाले क्वेश्चंस देके रखे बेटा, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया बेटा क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल। डिग्री आता है बेटा 1 इसका, क्योंकि डिग्री कुछ आएगा नहीं, क्योंकि e की पावर dy बाई dx है। अगर आप उसको e की पावर x को इधर भेजेंगे प्लस है, तो मुझे लगता है कि आपका जो डिग्री है वो 1 ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ये सेक्शन ए में 2 बीट है बेटा, एक 8 मार्क्स का वेट ये है, और यहाँ पे 4 मार्क्स का है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। वेरी शॉर्ट आंसर्स और एमसीक्यू इतना लिखे तो 20 मार्क्स है, ये इसके आंसर से एक बार वेरीफाई कर लेना बेटा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट चलते बेटा आगे वाले इसमें, क्लियर बेटा। नेक्स्ट सेक्शन बी देख लो बेटा, सेक्शन बी में क्या दिया गया, पेपर एकदम इजी था बेटा, मतलब आपका पेशेंस ऐसा था कि कुछ बार कैसा होता है बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते, वहां जाने के बाद बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चंस भूल गए, ओके। और कुछ बच्चों ने छोटे छोटे मिस्टेक्स करके रखे हैं कि क्या लिखना, मतलब फॉर्मूले में गड़बड़ हो गई, कई बार किसी को याद नहीं आ रहा आंसर, ऐसा हुआ है। सेक्शन बी में देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3, राइट द इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव बोला बेटा, और क्वेश्चन दिया बेटा इफ x इज लेस देन y। देखो बेटा टेक्स्ट बुक का फर्स्ट एग्जांपल है ये, मैथमेटिकल लॉजिक का कन्वर्स इनवर्स टॉपिक जो है उसका फर्स्ट एग्जांपल है, ठीक है। उसमें क्या बोला बेटा, कन्वर्स इनवर्स नहीं पूछा, बस आपको क्या बोला, इनवर्स लिखना है और कॉन्ट्रापोजिटिव लिखना। क्या लिखना बेटा, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव, एकदम सिंपल। सबसे पहले देखो बेटा यहाँ पे p q लिखने का, p q में क्या लिख सकते हो बेटा, देख लो इफ x इज लेस देन y, और q स्टेटमेंट क्या दिया बेटा, x स्क्वायर इज लेस देन y स्क्वायर, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे बेटा, कन्वर्शन लिखेंगे, कन्वर्शन की गरज नहीं, इनवर्स लिखो बोला डायरेक्टली। इनवर्स का फॉर्मूला बताना बेटा, नेगेशन नेगेशन p इंप्लाइज नेगेशन q। नेगेशन p मतलब इफ x के जगह क्या बेटा ग्रेटर देन r इक्वल टू y, देन x स्क्वायर इज ग्रेटर देन r इक्वल टू y स्क्वायर, ठीक है। इतना ही था। उसके बाद कॉन्ट्रापोजिटिव, कॉन्ट्रापोजिटिव क्या था बेटा, देख लो ध्यान से, उल्टा लिखना है, if x square is greater than y square then x is greater than or equal to y। इतना लिखे तो हो जाता था। ये सेक्शन बी का थर्ड क्वेश्चन, एकदम सिंपल बात, कुछ ज्यादा सोचने वाली बात भी नहीं है उसमें, आराम से कर सकते, ओके। उसके बाद चौथा क्वेश्चन जो दिया बेटा, क्या दिया है आपको चौथे क्वेश्चन में, एक्स वाई और उसके बाद 0 0 z इज नॉट इक्वल टू 0 बोल रहा है बेटा, ओके। देन द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स क्या बोला बेटा, एक सेकंड, देन द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स बोला गया, एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन करना है, हिंस द राइट द इनवर्स मैट्रिक्स पूछ रहा है बेटा, ओके। तो देखो बेटा अगर आप इसका इनवर्स करते हो तो इसका इनवर्स कितना आता है बेटा आपको, एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन, अगर इसका इनवर्स करेंगे तो क्या आता है बेटा 1/x 0 0 0 1/y 0 0 0 1/y, ओके। इनवर्स करना पड़ता, आपको पता है ना फॉर्मूला क्या है, a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई, एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन करो, इससे आंसर निकल जाता है, ठीक है। और उसके साथ एक मैट्रिक्स देके रखी क्वेश्चन में, तो आपको एक्स वाई की वैल्यू बतानी थी, तो हिंस एक्स वाई की वैल्यू क्या बेटा, इसके इक्वल में देख लो 2 0 0 0 1 0 0 0 -1, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आती है बेटा आपको 2,
y की वैल्यू आती है 1 और z की वैल्यू आती है बेटा यहाँ पे -1। इतना ही था बेटा 2 मार्क के लिए क्वेश्चन, कुछ ज़्यादा ये नहीं था, a इंटू इनवर्स करके ट्रांसफर करना था, हो जाता था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में एकदम सिंपल दिया, पोलर कोऑर्डिनेट बोला है, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द पोलर फॉर्म। पोलर कोऑर्डिनेट आपको देखे हैं √2 और π/4, ये भी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में भी है शायद ऐसा वाला √2 और ये, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 2, मतलब 3rd चैप्टर का एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन है। आर की वैल्यू आपको देके रखी है √2 और थीटा की वैल्यू आपको देके रखी है π/4। आपको x और y निकालना, फॉर्मूला क्या है, x = r cos थीटा और y = r sin थीटा। तो x = r की वैल्यू √2, cos थीटा मतलब 45 डिग्री, और उसके बाद y = r की वैल्यू √2, sin थीटा मतलब π/4। तो आंसर देखो बेटा, x = √2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, √2 कटेगा, x = 1, और y = यहाँ पे भी कौन है बेटा √2, sin 45 की वैल्यू 1/√2, √2 कटेगा, y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू भी क्या है बेटा, इसी को क्या बोलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ओके, ये अगर आपका आंसर आया तो आपको 2 मार्क मिल गए, ठीक है, x = 1 और y = 1, ठीक है। एक भी बिट ऐसा था नहीं कि भाई टफ है, बुक के बाहर का है, कंफ्यूजन है, ऐसा कभी नहीं था इस पेपर में। आप चेक कर सकते हो पूरा पेपर, ठीक है। और जो बंदों ने पढ़ाई नहीं की उसको लगता है कि भाई टफ ही लगता है पेपर, ठीक है ना। मैथ्स का पेपर कैसा रहता है, बिना प्रैक्टिस का पॉसिबल नहीं होता। ऐसा लगता है कि मेरे को आ जाता, देखिए जब आता क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व करते हो तो पेन चलेगी नहीं, खाली बोलेगा कि हाँ ये है, बट पेन नहीं चलती, बिना प्रैक्टिस का मैथ्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये सेक्शन बी के 5वां क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देख लेना। और देखो बेटा 6वां भी डायरेक्ट ही कर सकते हैं, 6वें क्वेश्चन में भी कुछ है ही नहीं, रेशो बताना है, क्योंकि रेशो का मतलब क्या है, ax2 एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया, उसके साथ h2 = ab बोला, h2 = ab मतलब पैरेलल है, पैरेलल मतलब क्या था, इक्वल, 1 = 1 बोले तो 1:1, खत्म आंसर, स्लोप निकालना था ना, m1 = m2। उसके बाद 7th क्वेश्चन में क्या बोला बेटा, एक्सटर्नली इंटरनली एक्सटर्नली के हिसाब से दिया, बट क्या करना है, डिवाइडिंग बताना है बेटा। C divides into the line segment of AB, C divides into the line segment of AB, क्या करना बेटा, C divides into the line segment of AB। देखो क्या दिया बेटा इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 7th वाला इक्वेशन दिया बेटा आपको 5a + 3b - 8c = 0। ध्यान से देखो बेटा, ABCR 5 - AB दिया, फाइंड द रेशियो इन द पॉइंट C divides the line segment of AB, ठीक है। C divides line segment of AB मतलब 5 + 3, क्योंकि अपन C को अगर बाहर लेते हो, C को उधर भेजेंगे, देखो बेटा 5a + 3b, ठीक है। जब बंदा उधर चला जाएगा तो क्या होगा बेटा 8c, C डिवाइड कर रहा है दोनों के साथ, -c का +c हो जाता है। तो एक काम कर लेता हूँ, इसको 3b प्लस क्या लिख लेता बेटा 5a = c, डिवाइड बाई कितना बेटा 8 प्लस को 8 को कैसे लिखे बेटा, देख लेना 3b वेक्टर प्लस 5a वेक्टर, तो इसको क्या लिखता है बेटा 3 + 5 = c वेक्टर, ठीक है। तो रेशियो क्या निकल रहा है बेटा आपको 3 + 5, तो रेशियो विल बी 3:5 लिख सकते बेटा, क्योंकि 3 + 5 कितना बेटा 8, क्योंकि क्या होता है C डिवाइड्स बोला बेटा, C डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ऑफ, C डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ऑफ AB बोल रहा, तो AB = क्या है, C जो है उसके इक्वल में है, तो C कोऑर्डिनेट आपको निकालना था, तो C यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो बेटा, C डिवाइड द लाइन सेगमेंट ऑफ AB बोल रहा, तो AB अपन ने ले लिया इधर, AB लेने के बाद रेशियो क्या बेटा 3:5, ये जो इसका जो आंसर है, वो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने 3:5 लिख सकते हैं, 5:3 लिखते, बिकॉज ऑफ क्या होता है a + b बोले, तो अगर आप इसको 5:3 लिखे तो भी कोई गलत नहीं, वो भी सही है, क्योंकि दोनों का रेशियो अगर आप लिखते हो इंटरनली के हिसाब से 5:3 भी सही आता है आंसर, क्योंकि देखो बेटा रेशियो क्या है 5a + 3b = 8c, 3b + 5b अगर आप इसको इंटरनली में कन्वर्ट करते हो तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्टली आप रिवाइज कर सकते हो यहाँ पे mb + ma, ठीक है। mb + ma बोलते रेशियो क्या आ सकता है बेटा 5:3 आएगा, कितना आएगा बेटा 5:3, अगर आप ऐसी इसको ऐसे ही रख लेते हो तो आंसर क्या लिख सकते हैं 5:3, ठीक है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर लाइन सेगमेंट आपको किसके साथ किया, AB के साथ किया, लाइन सेगमेंट ऑफ AB, अगर लाइन सेगमेंट ऑफ AB बोले तो C = क्या फॉर्मूला बेटा अपने पास, MB + NA/M + N, किसका फॉर्मूला है इंटरनली, MB बोले तो यहाँ पे B की वैल्यू किसके बराबर है, MB + NA/M + N, तो M की वैल्यू आपको आएगी 5, M की वैल्यू 5 है, 3 है, और यहाँ पे A है, क्योंकि अपन MB बोले तो अलग लिखेंगे प्लस में, क्योंकि प्लस में
5:3 या 3:5 चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस इज अ 7th क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट 8th क्वेश्चन देख लो बेटा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया बेटा, देख लो। द सॉल्व द ग्राफिकली विदाउट कॉर्नर पॉइंट, मतलब सॉरी राइट द कॉर्नर पॉइंट बोला, सॉरी विदाउट कॉर्नर पॉइंट बोल रहा हूँ, राइट द कॉर्नर पॉइंट। 2x प्लस 3y इज लेस देन आर इक्वल टू 6, x प्लस y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, एकदम सिंपल है। यहाँ पे देखो बेटा क्या बोला है, ग्राफ बनाना है इसका अपन को। ग्राफ कैसे बना बेटा, सबसे पहले देखो ये बॉक्स तो पूछता है आपको x और y, x और y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 लिखूंगा, y की वैल्यू 2 आती, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3 सॉरी 2 3 6 ना। सेकंड वाला ग्राफ, सेकंड वाला इक्वेशन क्या, ये पहला वाला है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, x प्लस y इज इक्वल टू कितना 2, x और y यहाँ पे देख लेना, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2। ठीक है, तो मेन बात ये आती है यहाँ पे कि आपको जो दिया गया है एकदम सिंपल कि इसका जो लाइन है अपन ग्राफ बना लेते हैं इसका। क्या आता है बेटा, हाईएस्ट वैल्यू कौन है, 3 है, 0 1 2 3 1 2 3। चलो ग्राफ बना लेते हैं इसका। क्या बनेगा बेटा, ग्राफ देख लो अच्छे से। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कौन है बेटा 2, तो x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू क्या है बेटा 0, तो पहली लाइन ऐसे बन जाती है। सेकंड लाइन देखो बेटा, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या आती है बेटा 2, और x की वैल्यू कौन है बेटा 2 तो y की वैल्यू 0। ये देखो बेटा ये वाला जो है यहाँ बन गया, तो ये कॉर्नर पॉइंट है बेटा, सीधी बात है। कॉर्नर पॉइंट क्या आता 0, 2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, तो ये हो गया अपना कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट बताओ बोला, अपन ने कॉर्नर पॉइंट बता दिया 0, 2 है। ठीक है, अगर शेडेड पार्ट देखते हो तो एक लाइन ग्रेटर है, ये नॉन ऑरिजिन साइड, ऑरिजिन साइड और ये नॉन ऑरिजिन साइड। ओके, देख ले क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। इतना ही बनाना है बेटा, ग्राफ देख लेना। शेडेड पार्ट बनाना तो शेडेड पार्ट बना सकते हैं, ऑरिजिन नॉन ऑरिजिन लिखे तो भी चलता है, बस कॉर्नर पॉइंट पूछा, कॉर्नर पॉइंट 0, 2 है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th में क्या बोला बेटा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछा है 9th क्वेश्चन में। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एफ ऑफ एक्स इक्वल क्या दिया बेटा, एक्स क्यूब प्लस 10x प्लस 7 दिया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल रहा है। ओके, तो इसका एफ डैश करूंगा तो कितना आता है बेटा इसका आंसर 3x स्क्वायर प्लस 10। तो आपको पता है बेटा एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल क्या करना है 0 करना है, तो आंसर कितना 3x स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मेन बात ये है कि आपको चेक करना है कि अगर समझे इसमें कोई भी वैल्यू डालो बेटा, 0 डालो तो 10 आता पॉजिटिव आ रहा है, और -1 डालो आंसर पॉजिटिव है, इसलिए इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या रहती है बेटा एफ डैश ऑफ ग्रेटर देन 0, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th के बाद देखो बेटा 10th वाला। 10th वाला भी सिंपल दिया बेटा। 10th वाले क्वेश्चन में इंटीग्रल दिया 0 to π/2, 0 to π/2, अंडर रूट ऑफ क्या दिया बेटा 1 माइनस कॉस 4x इंटू कितना दिया dx। तो आपको पता है बेटा cos 4x का फॉर्मूला क्या है बेटा, 4x जो है उसको अपन क्या लिख सकते हैं बेटा cos 4x को, ध्यान से देखिए, क्योंकि 1 माइनस कॉस 4x बोलो तो ये 4 cos x का इसका फॉर्मूला बेटा आपको बताना ऑलरेडी। 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला कितना था 2 साइन स्क्वायर x लिख लेते बेटा, ठीक है। बट यहाँ पे 4 को अपन क्या लिख लेंगे बेटा cos 2 इंटू 2x लिख लेता, ठीक है, ये 2x के बराबर। तो 2 इंटू 2x मतलब क्या लिख लेता 2 साइन स्क्वायर 2x बाई क्या लिख लेता बेटा, ओके, ये फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 0 to π/2 अंडर रूट ऑफ क्या लिख लेते बेटा 2 साइन स्क्वायर x, 2 साइन स्क्वायर x इंटू 2x, और इधर क्या बेटा dx, स्क्वायर और रूट कटेगा, 0 to π/2 रूट 2 बचेगा, और अंडर रूट निकल गया किसका साइन का, तो बचेगा कितना बेटा, यहाँ पे मैंने किसका काटा खाली साइन का काटा, स्क्वायर रूट इसका अलग है ऑलरेडी, 2 का लिख दिया साइन 2x इंटू dx, रूट 2 बाहर निकलेगा, साइन 2x का इंटीग्रल कितना है cos 2x, कौन सा माइनस डिवाइड बाय कितना बेटा 2, और अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 to π/2, ठीक है। अब एक काम कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर देंगे, किसकी वैल्यू बेटा cos π/2 की, ठीक है ना। तो cos 2x हो गया यहाँ पे कितना बेटा cos 2x, ध्यान से देखना,
√2 अपॉन कितना बचा बेटा, ये नीचे का 2 बाहर निकाल लेता हूँ, माइनस रख लेता बाहर, और cos 2x को क्या लिख लेता बेटा, cos 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस cos 2 इंटू क्या लिख लेता 0, तो 2 कटेगा, तो माइनस √2 बोले तो कितना बेटा रैशनलाइजेशन करते हो तो इसका √2 इंटू मल्टीप्लाई बाई √2 डिवाइड बाई 2 √2, ठीक है। और cos 180 की वैल्यू कितनी आती है बेटा, -1, और cos 0 की वैल्यू कितनी बेटा 1, क्योंकि देखो बेटा cos 180 मतलब 90 प्लस 90, cos फंक्शन चेंज होता तो माइनस में जाता sin 90, sin 90 की वैल्यू तो -1 आ जाता। रैशनलाइजेशन किया तो कितना आता बेटा इसका आंसर 2 इंटू अपॉन 2 √2, कौन सा माइनस, ठीक है ना, तो ये 2 कटेगा तो बचेगा कितना बेटा 1/√2, ये -2 हो गया, तो माइनस इंटू माइनस कितना प्लस, प्लस अपॉन क्या लिख लेता 2 √2 को अगर रैशनलाइजेशन करते हो √2 के साथ तो आंसर आता है 2 √2 डिवाइड बाई 2 कटेगा तो फाइनली आंसर आता है √2, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चले आगे, ओके देख लेना बेटा, ध्यान से देखना, कुछ आपको लगता होगा तो बताना कि कुछ गलत हो गया होगा ऑप्शन, तो आपको लग रहा कि सर यही करेक्ट है तो मैं मुझे कमेंट करके बताना, मैं कंफर्म कर लेता हूँ उसको, ठीक है ना। क्या होता है मोस्टली मैं जो आंसर्स कर रहा हूँ पूरे वही करेक्ट आंसर्स है, मैंने सॉल्व किए पूरे, कि कुछ क्वेश्चन में आपको लगता होगा कि सर ऐसा नहीं, मेरा आंसर ऐसा आया है, आप डरो मत, वो मुझे कमेंट करके बता दो, अपन वेरीफाई कर लेते हैं उसको कि आपका आंसर सही है या आपने क्या किया है, वो थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से देख लेते, ठीक है। चलिए आगे, राइट, क्वेश्चन नंबर 11 देखो बेटा, 11th क्वेश्चन क्या दिया गया आपको, 11th क्वेश्चन में इफ द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x, x एक्सिस बोला है बेटा, इन द लाइन x इक्वल टू ये, y स्क्वायर इक्वल टू 4x दिया, x एक्सिस दिया, x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू क्या दी बेटा 4 लेकर के, इसका एरिया आपको निकालना है, ठीक है ना, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे देखो बेटा y स्क्वायर इक्वल टू 4x मतलब अपना ग्राफ तो पता ही है, पैराबोला का ग्राफ कहाँ पर आता, ऐसा आता है, तो ये 1 और ये 2 पकड़ लो, इसके बीच का एरिया आपको निकालना है सब, ठीक है। एक्स एक्सिस बोला उसलिए पहला ऊपर वाला निकालना, पूरा निकालने की गरज नहीं, तो एरिया इज इक्वल टू वाई इंटू कितना बेटा 1 से लेके 4 तक इंटू डी एक्स, वाई का कितना आता बेटा √4 इंटू √x स्क्वायर लगा दूंगा, वाई का क्या हो जाता √4x, अगर 1 से लेके कहाँ तक है बेटा 4 तक, 4 का स्क्वायर रूट कितना आता 2, एरिया इज इक्वल टू, और √(x) बोलो तो कितना आता x की पावर 1/2 और 0 to 1 से लेके 4 तक, ठीक है। तो एरिया इज इक्वल कितना बेटा 2 इंटू एक्स की पावर 1/2 का कितना 3/2 अपॉन 3/2, और 1 से लेके कहाँ तक है 4 तक। नाउ एरिया इज इक्वल टू 3/2, ऊपर जाएगा तो कितना होगा बेटा 2/3, ठीक है। ये सामने कौन है बेटा अपने पास, 1 सेकेंड, सॉरी मल्टीप्लाई बाई 2 है ना, इसका कितना होगा 2/3 हो जाएगा, ठीक है। एक्स की जगह क्या लिखना है बेटा आपको, अपर लिमिट 2 का स्क्वायर 4 ऊपर होल पावर 3/2 माइनस दूसरा कौन है बेटा 1/3/2, तो एरिया इज इक्वल कितना बेटा 4/3 और इसका कितना 2 कटेगा, 2 क्यूब मतलब 8 और 1, तो एरिया इज इक्वल टू 2 क्यूब कितना आ रहा है बेटा 8 आ रहा है, ठीक है। तो 8 में से 1 गए तो कितना बेटा 8 में से 1 गए तो 7, तो एरिया इज इक्वल टू 7 4 28/3 स्क्वायर यूनिट्स, ये होगा बेटा एरिया, ठीक है, 1 से लेके 4 तक, क्योंकि ये 2 क्यूब 8 हो जाता, 2 2 4 4 2 8, 8 में से 1 गए तो 7 7 4 28, 4/3 है बाहर क्योंकि 2/3, और एक्चुअली इसका आंसर अगर 22/2 मल्टीप्लाई करते ज़्यादा आ सकता है, क्योंकि बट यहाँ पे क्या होता है आपको खाली एक्स एक्सिस बोला उसलिए ऊपर वाला लेना, दोनों लेने की गरज, क्योंकि अगर नहीं तो फिर पैराबोला में मल्टीप्लाई बाई 2 किए तो भी चलता है, मल्टीप्लाई 2 किए तो पूरा डबल एरिया आ जाता है, तो आपने को एक्स एक्सिस बोला तो खाली इधर वाला ही लेना है आपको, नीचे वाला लेने की गरज नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें बेटा, 12th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन का है, एक बार डेरिवेटिव के क्वेश्चन बहुत कम आए हैं बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंशियल के क्वेश्चन दिख रहे हैं, एलपीपी के क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ठीक है ना। हमको नहीं लगा था कि, हमने सोचा था कि हमने बहुत मेहनत की थी इस पेपर के लिए, कि मोस्टली 12 आवर्स की क्लास हुई थी हमारी कंटिन्यूसली, पूरा 15 चैप्टर्स कंटिन्यूसली पढ़े थे हम लोग, साथ सुबह मॉर्निंग 7 से लेके इवनिंग 7 तक, ओके, बीच में गैप था लंच के लिए, ठीक है ना। तो भी हमको लगा था कि बहुत मतलब पेपर एकदम
अच्छा मतलब उतना मतलब सेटिस्फाई नहीं हुआ कि यार पेपर एकदम भारी आएगा, मतलब अच्छा आएगा, जैसे 2 पेपर हुए थे पिछले की जैसे थोड़े से अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ रहे थे, हमने वैसे बहुत ज़्यादा मेहनत की थी बाकी क्वेश्चनों पे, बट हमको नहीं लगा था कि वो लेवल जो हमने सोचा था उससे भी एकदम कम लेवल में क्वेश्चन पेपर आए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एकदम सिंपल है, वेरिएबल एंड सेपरेबल करना है इसको, ध्यान से देख लो, cos x cos y dy माइनस sin x sin y dx। तो एक काम कर लेते, माइनस sin x इंटू साइन वाई dx वाले टर्म इधर रखते, ओके, cos x इंटू cos y dy sin x x इंटू साइन y dx, माइनस का उधर प्लस हो जाता है, तो y टर्म एक साइड करो बेटा, y टर्म कौन है sin y इंटू dy, और sin x अपॉन क्या बेटा cos x इंटू डी एक्स, इंटीग्रेटिंग कर देना इसको, cos बाय साइन क्या आता cot y इंटू डी वाई, और tan x इंटू डी एक्स। कॉट का क्या आता है बेटा इंटीग्रल, व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ कॉट, लॉग मॉड साइन y, और इसका लॉग मॉड सीकेंड x प्लस लॉग c। ठीक है, तो लॉग साइन y इज इक्वल टू क्या लिख लेता बेटा, लॉग c बोले तो कितना बेटा, लॉग सीकेंड x इंटू सी, लॉग लॉग कटेगा, साइन y इंटू सीकेंड x इंटू सी, साइन y अपन क्या लिख लेता, सीकेंड x इज इक्वल टू सी। ठीक है ना, ये होगा बेटा अपना फाइनल आंसर, यहाँ तक भी लिख सकते हैं बट ये ओरिजिनल आंसर है, क्योंकि आपको लॉग सी क्यों लिखते बेटा, जब दोनों साइड लॉग आता तो लॉग सी बोल के यूज कर लेंगे। ठीक है ना, ध्यान देते हैं। ओके क्लियर, 1 सेकेंड बेटा, आई गॉट द कॉल। हेलो बोलिए, जी बोलिए। जी 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 मैडम, जी 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 जी। हाँ नहीं, ऐप डाउनलोड किया था सर मैंने। हाँ दिखा दिखा। नहीं 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 मैडम, मैं उतना सेटिस्फाई नहीं रहा एप्लीकेशन से, मुझे उतना मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं, मतलब मेरे को मोस्टली कैसा उसमें वर्क बहुत करना पड़ता है, एक्चुअली मुझे उतना टाइम नहीं, मैं बाकी क्लासों में बिजी रहता तो उस पर टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। इश्यू नहीं है, कैसा वो डेली उनका लेक्चर रहता है, वो पॉसिबल नहीं हो रहा मेरे को, डेली रात में उनका 9 से क्लास रहती सर, तो वो कंटिन्यू मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मैं रात में 9:30-10 बजे मेरी क्लास चलती है। नहीं ट्रेनिंग कुछ नहीं चल रहा, वो सर जो है अभी ट्रेनिंग खत्म ही हो गया, मुश्किल चल रहा है, तो मैं अटेंड नहीं कर पा रहा क्लासेस, और दूसरी बात ये है कि वहाँ एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ रही, थोड़ी प्रॉब्लम कुछ नहीं, एप्लीकेशन अच्छा ही है बट मेरे को वर्कलोड वर्क करने नहीं हो रहा, प्रॉब्लम हो रहा है मेरे को, बाकी कुछ नहीं, सब एवरीथिंग ओके, सर भी सपोर्ट कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, बट मेरे को वहाँ पे मतलब ऐसा करूँ या इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं बाकी क्लास में बिजी हूँ थोड़ा सा। ओ, सॉरी बेटा कॉल आया था मुझे। ओके चल नेक्स्ट चलते बेटा, आगे चलेंगे नेक्स्ट चीज पे। ओके क्वेश्चन नंबर देखो बेटा, ये हो गया 12th का क्वेश्चन, 13th वाला जो है मीन वाला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ रैंडमली सिलेक्टेड 1 to 15 वाला है, और 14 भी सेम कॉपी पेस्ट है। ठीक है, टोटल 8 क्वेश्चंस करने थे, अपन ने ज्यादा कर लिए इसमें, तो आपको 8 भी किए तो चल जाता। सेक्शन सी पे चलते बेटा, सेक्शन बी में उतने कुछ खास क्वेश्चन नहीं थे जितना आपने सोचा है, तो नेक्स्ट सेक्शन सी में चलो बेटा। सेक्शन सी में देखो बेटा, सबसे पहले आपको जो दिया गया यहाँ पे क्वेश्चन है, 15th क्वेश्चन जो है, मुझे लगता है ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से है, जहाँ से प्रॉपर्टीज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू जनरल सॉल्यूशन वाला, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन वाला, क्वेश्चन नंबर 15, साइन टीटा प्लस साइन 3 टीटा, उसके बाद क्या बेटा, साइन 5 टीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, एकदम सिंपल है, इसको बस थोड़ा सा देखना है, सबसे बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू को लेना है। कौन है बेटा सबसे बड़ी वैल्यू, साइन टीटा प्लस क्या लिख लेता बेटा, साइन 5 टीटा, एक जगह लिख लेता हूँ, और इधर कौन है बेटा, साइन 3 टीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मेन बात क्या करेंगे बेटा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या है, साइन सी प्लस डी, डी मतलब कौन है बेटा 5 टीटा डिवाइड बाई 2, और मल्टीप्लाई बाय कॉस टीटा माइनस 5 टीटा डिवाइड बाई 2, और प्लस कौन है बेटा
साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0। ऐड करूंगा तो कितना बेटा 2 साइन 6 थीटा डिवाइड बाई 2। उसके बाद कॉस सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना बेटा -4 थीटा डिवाइड बाई 2। कॉस माइनस थीटा क्या आता है बेटा प्लस कॉस थीटा ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन आएगा बेटा 3 थीटा आ जाएगा, 2 साइन 3 थीटा, और इधर कौन बेटा cos 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0। इनमें से कॉमन क्या निकलेगा बेटा साइन 3 थीटा को कॉमन निकाल लेता हूँ, और इधर बचेगा कौन 2 cos 2 थीटा प्लस 1, और इज इक्वल टू कौन है बेटा 0। तो साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0 बोले तो कितना बेटा फॉर्मूला पता है ना 3 थीटा इज इक्वल टू n पाई। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू n पाई, n इज बिलोंग्स टू z। ये 3 डिवाइड कर देना, आंसर कवर हो जाएगा। ठीक है, cos 2 थीटा इज इक्वल प्लस 1 बोले तो क्या लिख लेते बेटा 2 cos 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। 2 cos 2 थीटा इज इक्वल टू -1, तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, डिवाइड में चला जाएगा वो, देखो बेटा इज इक्वल टू 0 मतलब -1/2 आ जाता है। cos 2 थीटा इज इक्वल टू -1/2 बोले तो cos नेगेटिव कौन सी जगह बेटा पता है ना सेकंड क्वाड्रेंट, 180 माइनस 60 करूंगा तो 120, तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू कितना आता है बेटा यहाँ पे cos 120 डिग्री पे -1/2 आता है। ठीक है, तो 2 थीटा इज इक्वल फॉर्मूला क्या बेटा 2n पाई प्लस आर माइनस अल्फा। अल्फा मतलब कितना 120 है, इसको डिवाइड करूंगा तो कितना थीटा इज इक्वल 2n पाई प्लस आर माइनस 120 डिग्री डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2, 2 कटेगा और यहाँ पे 60 आ जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या हुआ थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस आर माइनस कितना डिग्री आता है बेटा ये 60 डिग्री। ओके, देखो बेटा ध्यान से देखना, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि 2 cos 2 थीटा इज इक्वल टू +1 बोले तो 1 उधर जाने के बाद -1 हुआ 1/2 हो गया, तो 1/2 कब आता देख लेना, cos 1/2 कब आता मैं बता देता हूँ। cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है ना, तो थीटा 1/2 मतलब कितना 180 माइनस 60 1/2 आता। ठीक है, तो ये आप अगर लिखते हो तो आपका आंसर एकदम कवर हो जाता पूरा। ठीक है, ये 3 मार्क का क्वेश्चन है सेक्शन सी का। ठीक है, 15वां क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट देख लो बेटा 15 के बाद आएगा 16th क्वेश्चन। थ्योरम है 16th वाला, एक्यूट एंगल वाला थ्योरम है, वो 3 मार्क के लिए दिया है, एक्चुअली 4 मार्क के लिए देना चाहिए। 4 मार्क के लिए अगर देता तो उसके साथ एक, क्योंकि ये थ्योरम जो बेटा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का एक्सपेक्टेशन से यही आता है हर बार, नहीं तो फिर 2 ही थ्योरम है, होमोजीनियस का था ये का था, उसमें आखिरी एक्सरसाइज में परपेंडिकुलर वाला है वो आ सकता है कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 16 एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का थ्योरम आपको पता होगा, tan थीटा इज इक्वल कितना बेटा ax² 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है। 2 इंटू अंडर रूट ऑफ h² माइनस ab अपॉन a प्लस b बोल के प्रूफ करना है। ठीक है, चल तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा सम ऑफ द स्लोप m1 प्लस m2 इज इक्वल टू -2h बाई b और m1 m2 इज इक्वल टू a बाई b। ठीक है, और एक फॉर्मूला है m1 माइनस m2 होल स्क्वायर इक्वल टू m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर प्लस 4m1 m2। एक्चुअली क्या होता है बेटा थोड़ा नीटली मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि हैंडराइटिंग थोड़ा क्वेश्चंस आंसर्स होते हैं, लाइंस मारना, ये सब नीटली और कैलकुलेशन जो भी रहता है साइड में करना है कभी। ठीक है ना, अब चले बेटा m1 प्लस m2 की वैल्यू कौन है अपने पास -2h बाई b होल स्क्वायर, उसके बाद m1 m2 मतलब 4 इंटू a बाई b, एक्सपैंड करूंगा तो कितना आता है 4h² अपॉन b² और 4a बाई b। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते, कितना आता बेटा m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर, क्रॉस किए तो कितना बेटा 4h² इंटू b, उसके बाद क्रॉस किए तो 4a का b² डिवाइड बाय नीचे कौन है b की पावर 3, कॉमन निकल बेटा यहाँ से m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर, कॉमन क्या निकाल लेता 4b कॉमन निकाल लेता। ठीक है, बचेगा कितना h² प्लस ab अपॉन b क्यूब का b कटेगा ये b² हो जाएगा, तो m1 माइनस m2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या लिख लेता 4 इंटू h² प्लस ab, पूरे को लगा ले रहा बेटा रूट, b² पूरी लगा लेता b² रूट कटेगा, तो m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर कितना आएगा बेटा 2 इंटू अंडर रूट ऑफ h² माइनस ab अपॉन क्या लिख लेता b। ठीक है ना, तो इसके बाद क्या करेंगे बेटा एंगल बिटवीन का फॉर्मूला क्या है tan थीटा इज इक्वल टू स्ट्रेट लाइन का m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है,
उन सबको इसमें पुट कर दिया तो हो जाता, ठीक है ना। तो m1 माइनस m2 की वैल्यू आई बेटा, रूट हटा देता हूँ, इसका स्क्वायर हटा देता हूँ, तो tan थीटा इज इक्वल कितना आता है बेटा 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन 1 प्लस इसकी वैल्यू क्या बेटा डिवाइड बाई बी है, इसको बोलना नहीं इसका, और इसकी वैल्यू क्या बेटा मल्टीप्लीकेशन क्या है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना बेटा ए बाई बी। चलो क्रॉस कर दो बेटा, ओके। मेरे यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे बेटा ये सॉल्व करके आपको चाहिए तो वहाँ देख सकते हैं। 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, क्रॉस करूंगा तो कितना बेटा बी प्लस ए अपॉन बी, बी कट जाता तो आपका प्रूफ निकल जाता, tan थीटा इज इक्वल 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये आपका प्रूफ है, ओके क्लियर है एवरीवन। एक्यूट एंगल ax स्क्वायर प्लस 2hx प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, ये आप लिखे तो इतना आपको 3 मार्क परफेक्ट मिलते हैं। ये क्वेश्चन रिपीटेड था, मैंने करवाया था भी था आपको ऑनलाइन, मैंने करवाया था बहुत बार ये थ्योरम, मेरे वीडियो पे 2-3 बार ये मैंने सॉल्व करवाया था, ओके। एकदम ईजी था, कुछ इसमें ज्यादा ये नहीं, जल्दी हो जाता क्योंकि होमोजीनियस का था, थोड़ा सा कंफ्यूज होता था, बट ये होमोजीनियस नहीं है, ये एकदम ईजी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या दिया है। एक्चुअली 17 ही वो था, क्वेश्चन नंबर 16 नहीं था वो 17 था, गलती से मैंने उसको 16 लिख दिया। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन नंबर देख लो बेटा 19 वाला, वो बीच में सेम है बेटा, मैं जो मेन वाले कर रहा हूँ वो डायरेक्ट ही निकल जाते छोटे छोटे क्वेश्चन से उसके। क्वेश्चन नंबर 19 देखो बेटा, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला तो पता होगा बेटा मेरे ख्याल से, क्या था बेटा व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बेटा, क्या दिया इक्वेशन देख लो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, x माइनस 1/2, उसके बाद एक्चुअली एक ही चैप्टर से 2 क्वेश्चन दिए बेटा 3 मार्क के लिए, कोप्लानर दिया नहीं, वो नहीं है कोप्लानर नहीं, मतलब सेक्शन डी में दिया गया है, और सेक्शन डी में फुट ऑफ द परपेंडिकुलर दिया, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, और यहाँ पे आपको दिया गया बेटा यहाँ पे 19 क्वेश्चन जो है वो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लाइन दिया, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिया, ओके एकदम सिंपल, z माइनस 3/4 x माइनस 2/3 y माइनस 4/4 और z माइनस 5 कितना दिया बेटा 5, ठीक है ज्यादा ये नहीं है, एकदम सिंपल है, ओके। अब बाकी क्वेश्चन तो प्रूफ ही है, ध्यान से देखिए ना, 1 सेकेंड, क्या आप चलेगा यार 1 मिनट, मार्कर खत्म हो जाएगा। ओके देख लो बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को पहले क्या करते हैं बेटा वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं, एक्चुअली इसका डायरेक्ट भी फॉर्मूला है शॉर्टेस्ट वेक्टर का, वेक्टर कार्टेशियन इक्वेशन का, और इसको वेक्टर में लिख के भी अपन a2 माइनस a1 वाला किया तो इजी हो जाएगा। देखो बेटा यहाँ पे r इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k, लैम्डा इंटू क्या लिखे वेक्टर में लिख के करता बेटा इसको 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है। उसके बाद r इज इक्वल क्या बेटा यहाँ पे 2i, उसके बाद 4j, उसके बाद 5k, म्यू इंटू 4i 3i, उसके बाद 4j, उसके बाद 5k, ठीक है। तो d फॉर्मूला बताना बेटा यहाँ पे a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन क्या बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसमें पुट कर सकते हो बेटा डायरेक्टली, आंसर निकल जाता है इसका डायरेक्टली, ओके एकदम सिंपल वाला था, ये फॉर्म में डाल देंगे इसको तो आंसर निकल जाएगा, कोई कंफ्यूजन की गरज नहीं, ओके कर सकते हैं इसको। ऐसे वाले क्वेश्चंस मैंने करके दिए, और ये जेडब्ल्यू के लिए भी दिया था, जेडब्ल्यू में दिया था ऐसा वाला क्वेश्चन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 21 तो पता ही है बेटा, y इज इक्वल क्या बेटा अंडर रूट tan x, ठीक है, ये भी tan x प्लस अंडर रूट tan x, ये भी एग्जाम्पल क्वेश्चन है बेटा, सीधा एग्जाम्पल से कॉपी किया है, dy by dx प्रूफ करना है, secant स्क्वायर x इंटू 2y माइनस 1 आ जाएगा बेटा एकदम सिंपल। इसको क्या करना बेटा y इज इक्वल क्या लिख लेते tan x, और बाकी जो सेम रूट हो रहा है इन्फिनिटी को अपन y लिख लेते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड के तो y स्क्वायर इंटू tan x प्लस कितना y स्क्वायर माइनस y इक्वल कितना tan x, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना बेटा 2y इंटू dy बाई dx माइनस dy बाई dx, और tan x का डेरिवेटिव कितना बेटा secant स्क्वायर x, dy बाई dx कॉमन निकाल लेता, बचेगा कितना 2y माइनस 1, ओके। ये फेवरेट क्वेश्चन है सबका, क्योंकि बुक में मैंने बहुत बार करवाया, बहुत सारे बच्चों को मतलब डायरेक्ट ही आ जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसको डिवाइड कर दो, dy बाई dx इक्वल कितना secant स्क्वायर x अपॉन 2y माइनस 1, देखो आंसर सेम है, प्रूफ, कोई टाइम वेस्ट करने की गरज नहीं, आराम से निकल जाता है। और x की वैल्यू क्या डालनी है बेटा, फाइंड dy एट x इक्वल्स टू 0 बोल रहा है,
ओके, फाइंड dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 0। तो dy बाई एक्स की जगह क्या डालना है, 0 डालना है। सीकेंड 0 की वैल्यू कितनी आती है बेटा 1, और नीचे कौन 0 बोले तो 1, तो आंसर आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी आएगी, क्योंकि नीचे 1 बोले तो 0 होगा, -1 ऊपर +1 -1 आ जाता है आंसर, क्योंकि सीकेंड 0 की वैल्यू जो है बेटा 1 है, क्योंकि देख लेना वहाँ पे cos 0 1 है, तो 1 बाई कॉस बोले तो सीकेंड हो जाता, तो cos 0 बोले तो 1, cos 0 की वैल्यू 1 है, तो सीकेंड 0 भी कितना आता 1, तो 1 बाई 1 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 बाई 0 बोले तो 0 -1, 1 बाई 1 बोले तो आंसर विल बी -1 आता शायद, अगर x की वैल्यू 0 पुट करते तो। ठीक है, वो लास्ट में करना है सॉल्व होने के बाद। अप्रोक्सीमेशन का भी पता है बेटा, डायरेक्टली फॉर्मूला ये अप्रोक्सीमेशन का 22, क्या बेटा अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला f ऑफ x प्लस h इज इक्वल टू f डैश ऑफ x इंटू h प्लस f ऑफ x, और इसमें पुट किया तो चल जाता, x की वैल्यू आपको 30 डिग्री आएगी, और यहाँ पे h की वैल्यू 30 लिखना पड़ेगा 1 बाई ये, ठीक है, और 31 डिग्री की वैल्यू आपको दे के रखी है, कितना दी बेटा 1 डिग्री की वैल्यू 0.0175, और cos 30 की वैल्यू पे आपको मेंशन किया, वो फॉर्मूले डाले तो आंसर निकलता। और क्वेश्चन नंबर 23, इनवर्स पता है ना बेटा, tan इनवर्स ऑफ कितना बेटा x इंटू एक्स, इलाइट मेथड लगा दो बेटा इसको, इलाइट मेथड पता है ना, f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स, बाहर कौन निकलेगा बेटा, तो इनवर्स को निकालिए, अलजेब्रा पहले आएगा कौन, इनवर्स आएगा, तो f ऑफ x को बाहर निकालेंगे, g ऑफ x इंटू डी एक्स, और माइनस f ऑफ g ऑफ x इंटू डबल इंटीग्रल d बाई डी एक्स ऑफ क्या लिख लेता बेटा f ऑफ x, एकदम सिंपल वाला, ठीक है, क्योंकि उसमें इनवर्स पहले आता है अलजेब्रा बाद में आएगा, इनवर्स पहले आएगा अलजेब्रा बाद में आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट दूसरी बात, क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 में पर्टिकुलर सॉल्यूशन कुछ नहीं, डी बाई टर्म एक तरफ करना, डी एक्स टर्म एक तरफ करना, निकल जाता, ठीक है ना। 26 वाला प्रॉपर्टी का क्वेश्चन, 26 वाला ओके, ये प्रूफ ज्यादा है बेटा, यहाँ पे प्रूफ वाले क्वेश्चन में कर रहा नहीं, ऑलरेडी करके है, बस सिंपल से दिखा रहा हूँ आपको कि मॉडल क्या चल रहा है। और यहाँ पे 24th वाला क्वेश्चन भी वही है बेटा, पार्शियल फ्रैक्शन से पूछा गया, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछा गया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोला डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कितना दिया बेटा, e की पावर 2y दिया, और इंटू कॉस एक्स दिया, आपको पता है बेटा एक टर्म इधर ले लेंगे, डी वाई अपॉन क्या लिख लेता e की पावर 2y, और कॉस एक्स इंटू क्या लिख लेता dx, और आपको बोला गया x की वैल्यू π/6 बोला, और y की वैल्यू 0 बोला, सिंपल सी बात है, e की पावर -2y हो जाता इंटू डी वाई, और cos x इंटू क्या है dx, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, e की पावर -2y का क्या आता e की पावर -2y, और डिवाइड बाय कितना -2, और इधर cos x का इंटीग्रल sin x प्लस कितना बेटा c, और x की वैल्यू π/6 देख रखी है और 0 देखी, e की पावर -2 इंटू 0 अपॉन -2, और sin x कितना दिया बेटा π/6 दिया, प्लस कितना c, e की पावर 0 मतलब 1 अपॉन कितना आएगा बेटा इसका आंसर -2, उसके बाद sin π/6 मतलब 30, sin 30 की वैल्यू 1/2 प्लस c, ठीक है ना, क्योंकि sin π/6 जो आता है 30 डिग्री, sin 30 की वैल्यू 1/2 आती है, तो ये 2 कट जाएगा, तो बचेगा -1 इक्वल टू +1 प्लस सी, -1 इक्वल टू सी, तो -2 इज इक्वल टू सी, तो सी की वैल्यू -2 आ गई, ठीक है, तो अपन सी की जगह क्या लिख लेते बेटा -2 लिख लेते, आखिरी में लिखना है इक्वेशन और -2 लिख देना, वहाँ पे काम हो जाता है। ओके, एकदम सिंपल, कुछ ज़्यादा कंफ्यूज वाला क्वेश्चन नहीं है, एकदम आराम से कर सकते हो, उतना कुछ बड़ा नहीं है, इतना सा क्वेश्चन 3 मार्क के लिए दिया गया है उसमें, बट बहुत सारी पहली बात तो पता होना चाहिए कि अपन को सेपरेट कैसे करना है। उसके बाद प्रॉपर्टी का क्वेश्चन दिया बेटा, x से लेके 1 तक x स्क्वायर बोले तो फॉलोइंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी फंक्शन, डेंसिटी फंक्शन में फाइंड द p ऑफ x इज लेस देन 1 बोल रहा, तो सबसे पहले वो pdf है, लेस देन 1 बोले तो कुछ नहीं, उसको इंटीग्रल करना है, कहाँ से कहाँ तक -2 से 4 तक बोला है, लेस देन 1 बोले तो 0 और 1 लेना है, 1 से छोटा 0 रहेगा, 0 to 1 वो लेके सॉल्व कर लेना है, तो आंसर निकल जाता वहाँ पर। और उसके बाद एक डाई फिका है आपको 26 वाला, 25 तो इजी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी फंक्शन इंटीग्रल। 26 में क्या बोला बेटा, एक डाई है, डाई में 6 रहते बेटा, 1 2 3 4 5 6, उसमें से ऑड नंबर लो बोला, गेटिंग ऑड नंबर एग्जाम एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ही है, ओके 7th चैप्टर जो है आपका, उसके पहले एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ही है, एक्सरसाइज 7th बोलो 8th वाला चैप्टर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, तो वहां पे क्या बोला बेटा, अगर अपन इसको p की वैल्यू कितने बेटा, ऑड नंबर 1 2 3, तो 3/6 मतलब 1/2, p तो निकल गया, q को क्या करना पड़ेगा 1 - 1/2, q की वैल्यू भी 1/2 आ जाती, ठीक है, तो NCR का फॉर्मूला पता है, NCR p की पावर r इंटू q की पावर n - r,
एन कितना 6 सी, और आर की वैल्यू कितना लो बोला अपने उसने एग्जैक्टली एटलीस्ट बोला क्या, एटलीस्ट 5 सक्सेसिबल। एटलीस्ट मतलब क्या होता है, आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5। आर लो एक्स लो चल जाता, 5 पी की वैल्यू 1/2 होल की पावर 5, क्यू की वैल्यू 1/2 होल की पावर 6 माइनस 5। ठीक है, तो 6c5 बोल तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 5 का होल फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 1/2 होल की पावर 5 और इधर 1/2 होल की पावर कितना 1। तो 6 फैक्टोरियल तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और 6 में से 5 गए तो 1 फैक्टोरियल, बचेगा कितना 5 फैक्टोरियल, दोनों कट गए। कटने के बाद 6 बचेगा तो नीचे 1 बचेगा, 1/2 होल की पावर कितना बेटा 6 लिख लेता हूँ, तो 6 अपॉन कितना था बेटा यहाँ पे 2 की पावर बोल तो 64, 6 अपॉन 6 एटलीस्ट बोला है ना, एटलीस्ट बोले तो यहाँ पे 5 लेना है 7 आ जाएगा। देखो ये मैंने 5 का निकाला बेटा, आर इज ग्रेटर देन आर को एटलीस्ट मतलब 5 या 5 से बड़ा, 5 से बड़ा कौन है 6 है, तो 6 बोले तो क्या आएगा बेटा 6 का मुझे लगता है 1/64 आ जाएगा। एन सी 6 के जगह आर इज इक्वल टू 5 ले लेंगे और आर इज इक्वल टू प्लस आर इज इक्वल टू 6, आर इज इक्वल टू 5 का तो 6 अपॉन 64 आ गया। 6 का कितना आता बेटा 66, पी की वैल्यू 1/2 होल की पावर 6, 1/2 6 माइनस 6 जीरो होने वाला, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 6 फैक्टोरियल 1 आ जाता है इसका आंसर। ओके 1/2 बचेगा होल की पावर 6, इसका तो आंसर 1 आएगा। 1/2 की पावर 6 बोले तो 64, और दोनों का ऐड किए तो कितना 6 अपॉन 64 प्लस 1 अपॉन 64, आंसर विल बी 7 अपॉन 64, एकदम सिंपल। ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट लॉन्ग आंसर चेक कर लेते हैं। एक लॉन्ग आंसर तो पार्शियल फ्रैक्शन का प्रूफ एग्जांपल का ए और बी की वैल्यू निकालनी है, 7 अपॉन 64 आता है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट ओके सेक्शन डी में देख लो बेटा, सर्क्यूट है सबसे पहला वाला, तो 27 क्वेश्चन सेक्शन डी में जो है सर्क्यूट है, ये दिया बेटा S1 डैश, उसके बाद क्या बोला गया, ये S1 हो गया यहाँ पे, उसके बाद नीचे क्या दिया बेटा S2 डैश दिया, और उसके बाद यहाँ पे क्या बोला बेटा S2 दिया है। ठीक है, और क्या करना है इसका, गिवन द राइट द लॉजिकली एक्सप्रेशन ऑल्सो राइट द कंक्लूजन, सिंप्लीफाई गिवन द सर्क्यूट, राइट द लॉजिकली एक्सप्रेशन, लॉजिकली एक्सप्रेशन बोला है एंड ऑल्सो राइट योर कंक्लूजन। ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ पे टेबल बनाने की नहीं है, कंक्लूजन करना है इसका, तो कंक्लूजन किए होंगे आपने, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो पहले, सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा बेटा इसका S1, उसके बाद जाएगा तो एंड S1 डैश और S2 डैश, उसके बाद एंड S2। ठीक है, और एंड आया बेटा दोनों साइड, इसको अपन सॉल्व करके बताना है, P एंड नेगेशन P R Q, नेगेशन Q सॉरी, उसके बाद Q S2 मतलब क्या था बेटा सिंगल Q। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके इसको कंक्लूजन बता देना है, जो आपने आखिरी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन से वैसा करना है। और 28 वाला तो सेम है बेटा, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है 28 वाला। ठीक है, ये लॉन्ग आंसर स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बेटा, एरिया इज इक्वल कितना बेटा, ये इज इक्वल कितना दिया बेटा मैट्रिक्स, और एरिया बोल रहा हूँ 1 2 3 4, क्या करना है बेटा, ये एक्चुअली टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू मॉड सॉरी ए इज इक्वल टू मॉड ए, एक्चुअली इसका जो आंसर आता है -2 0 0 -2, LHS इक्वल टू RHS, दोनों सेम आते हैं। ओके, नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ पैरेललोइड का फॉर्मूला पता है, उसको थोड़ा सा प्रूफ करना है। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोइड में V इज इक्वल टू 1/6 इंटू टेट्राहेड्रन को 1/6 इंटू A B C, तीन दिया ना, A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर, सॉल्व किया तो आंसर आ जाए। और लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर भी पता है बेटा, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर का भी फॉर्मूला पता है, उसको भी करना है, और ये डबल डेरिवेटिव और मीन 2032 भी पता है, LMBT थ्योरम। ठीक है, LMBT थ्योरम क्या है बेटा, f डैश ऑफ c इज इक्वल्स टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a, ये भी क्वेश्चन एकदम इजी दिया था। ओके, और उसके बाद डेरिवेटिव का क्वेश्चन दिया था बेटा, y इज इक्वल टू cos m इंटू cos इनवर्स, उसका डबल डेरिवेटिव करके सॉल्व करना था। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 30 फुट ऑफ द परपेंडिकुलर दिया, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 3,2, इस पॉइंट से 3,2 1 करके लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। मुझे लगता है उसका आंसर समथिंग 7 कुछ तो आता है, √7 आई थिंक।
डिस्टेंस, ठीक है। 49 आ जाता, √49 आता तो उसको अपन क्या लिख लेते, 7 बोल के लिख लेते, लेंथ बोला। नीचे इक्वेशन रहेंगी बेटा, लाइन रहेगी नीचे, और ये पहले फुट निकालना पड़ेगा आपको, उसके बाद लेंथ निकल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है बेटा, आखिरी के तो 2 थ्योरम है और एक पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, x² को m मान लो, पार्शियल फ्रैक्शन का निकल जाता। ओके, सेक्शन डी इजी था बेटा, सेक्शन डी में कुछ नहीं, और मुझे लगता है कि आपको 100% जो दिख रहा है कि पूरे के पूरे क्वेश्चंस आप कर सकते हो, और 1-2 क्वेश्चंस ही थोड़े गड़बड़ वाले थे जो आप और में उसको छोड़ सकते हैं। ओके, पेपर एकदम ओवरऑल इजी था। ओके, चलो, थैंक यू।